चलो यार गाइस, शुरुआत करते हैं अरिथमेटिक लेक्चर नंबर 3, रेशो का एप्लीकेशन पार्ट 1। और जैसे हमने देखा है कि एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज कहाँ का काम आए थे आपको, सिंपल, कंपाउंड, मिक्सचर, एलिगेशन। उसी तरह एप्लीकेशन ऑफ रेशो खुद भी एक टॉपिक है ही, रेशो खुद भी एक टॉपिक है, रेशो। फिर उसी से निकला है प्रपोर्शन, फिर वहीं से आपको रेशो और प्रपोर्शन को यूज करते हुए आपने कई सारे कंसेप्ट सॉल्व किए थे पार्टनरशिप के, कई सारे क्वेश्चन। फिर वेरिएशन है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो भी अल्टीमेटली एक रेशो के फॉर्म में ही बनता है। वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपने कहा यूज किया था, टाइम स्पीड डिस्टेंस में। when distance is constant speed is inversely proportional to time, when time is constant speed is directly proportional to distance, है ना। ये सारी चीजें कई बारी रेशो में डेटा टाइम एंड वर्क में भी, मतलब जहां डेटा रेशो के फॉर्म में दिया है वहां पे ये टॉपिक काम आता है। मिक्सचर एलिगेशन में भी कई बारी काम आ जाता है। मतलब ऐसा कोई रूल ही नहीं कि इन्हीं में काम आएगा। हो सकता है एवरेजेस में भी रेशो के फॉर्म में कोई डेटा दे दिया जाए, परसेंटेज के भी क्वेश्चन में रेशो के फॉर्म में कुछ डेटा दे दिया जाए। तो ये परसेंटेज रेशो ये टॉपिक क्या है गाइज, जनरल है। ये डेटा देने का स्टाइल है जो खुद भी टॉपिक है, खुद भी क्वेश्चंस बनाते हैं और बाकी टॉपिक्स में भी काम आते हैं। और इसलिए हमने ये परसेंटाइल बूस्टर में टॉपिक ही ऐसे लिए हैं, एक कंसेप्ट, मतलब एक एक टॉपिक वाइज, टाइम वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस वाइज ना लेते हुए हमने कैसे लिए हैं, एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, एप्लीकेशन ऑफ रेशोज, है ना। अगेन आपकी जब रिवीजन बैच स्टार्ट होगी अब सितंबर से, तो उसमें आपको डेफिनेटली सब रहेगा, है ना। इंटायर कॉन्ट, इंटायर वीआरसी, एकदम सिस्टमेटिकली। वहां पे सिर्फ अरिथमेटिक, सिर्फ अलजेब्रा ऐसा नहीं रहेगा। परसेंटेज का होमवर्क क्वेश्चन, यस लकी सिंह, डोंट वरी, मैं लाया हूं आज। लकी सिंह ने बिल्कुल सही कहा कि सर लास्ट क्लास में भले ही टाइम हो गया इसको, आप भूल गए होंगे उम्र के हिसाब से, लेकिन हम नहीं भूले सर, है ना। परसेंटेज का एक होमवर्क दिया था आपने, मैं उसको लेकर आया हूँ, डोंट वरी। आज क्लास खत्म होने से पहले वो क्वेश्चन हम करके ही क्लास को खत्म करेंगे लकी सिंह। और मैंने आपसे कहा भी था कि वो ट्रेडिशनल वे से कैसे होता है वो भी मैं बताऊंगा, और उसका स्मार्ट अप्रोच क्या होना चाहिए था वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यस, 1 ईयर अगो द रेशो बिटवीन धीरज इनकम एंड नीरज इनकम वाज 3:5। तो अगेन गाइज आपको पता है, अगर मुझे धीरज की और नीरज की, नीरज ही है ना, हाँ, इनकम 3:5 पता है, तो मैं एज्यूम कर लूँ धीरज की इनकम है 300 एंड नीरज की इनकम है 500। लेकिन ये कब, 1 ईयर अगो, 1 साल पहले की स्टोरी है ये, ठीक है। 1 साल पहले इनकी इनकम ये हुआ करती थी। नाउ अब क्वेश्चन आपको बोल रहा है, पता है ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हो, कॉफी वाला क्वेश्चन हमने किया था, क्रिकेट मैच वाला क्वेश्चन हमने किया था। नाउ द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम ऑफ लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर आर 2:3 एंड 4:5 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब पहले जिसका नाम बोला है, पहले किसका नाम बोला है, धीरज का, सो धीरज के लिए ये रेशो दिया है, और बाद में किसका नाम लिया है, नीरज का, तो नीरज के लिए अगला रेशो लिया है, रिस्पेक्टिवली। तो गाइज ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल, ये रेशियो आपको इंडिविजुअल बंदे का दिया है, धीरज का अलग से, नीरज का अलग से। सो रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम, बट किस चीज का रेशियो है, लास्ट ईयर की इनकम और प्रेजेंट इनकम, बराबर। तो अगर मैं गाइज धीरज की बात करूं, तो धीरज का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का इनकम क्या दिया है, 2:3। इसका मतलब अगर धीरज 2 रुपया पहले कमाता था लास्ट ईयर में, तो अब 3 रुपया कमा रहा है। समझ रहे हो, ये रेशो में क्या बोल रहा है कि धीरज अगर लास्ट ईयर में 2 रुपया कमा रहा है, तो प्रेजेंट में कितना कमा रहा है, 3 रुपीज, 3 रुपीज। तो गाइज लेकिन असल में तो हमें पता है ना कि धीरज कितना कमा रहा था लास्ट ईयर में, एज पर अवर असम्पशन 300। तो अभी कितना कमाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना गाइज, आपको धीरज की प्रेजेंट इनकम मिलेगी 450। ये हमने क्या निकाली है, धीरज की प्रेजेंट इनकम। सेम आपको नीरज के लिए करना है, नीरज का भी आपको लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर के इनकम का रेशो दे दिया, और वो क्या दिया है, 4:5। मतलब गाइज अगर नीरज 4 रुपया पहले कमाता था, तो इस साल 5 रुपया कमाने लग गया है, बट असल में हमें पता है कि वो अभी 5 रुपया कमा रहा है। अभी कितना कमा रहा है, 500 रुपया लास्ट ईयर में, तो प्रेजेंट में वो कितना कमा लेगा, ठीक है, प्रेजेंट में वो कितना कमा लेगा, खत्म। तो धीरज के लास्ट ईयर का 4, इस साल 5 हो गया है, तो लास्ट ईयर का 500 नीरज के, है ना, लास्ट ईयर का 500 इस साल कितना हो जाएगा, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा इस, तो वाई आपको कितना मिल जाएगा, 625, बराबर 625। खेल खत्म। तो आपके हिसाब से अब देखो, आपको दोनों का प्रेजेंट इनकम का टोटल मिल चुका है, दोनों के प्रेजेंट, ये क्या है, प्रेजेंट इनकम ऑफ धीरज, ये क्या है, प्रेजेंट इनकम ऑफ नीरज। दोनों के प्रेजेंट इनकम का टोटल कितना है, 1075। ये हमारे हिसाब से एज पर अवर अजम्पशन है ना, इसी अजम्पशन को हमने कंटिन्यू किया, तो हमारे हिसाब से उसका प्रेजेंट इनकम 1075 है, जो कि क्वेश्चन ने क्लियर बोला है, टोटल इनकम ऑफ देयर प्रेजेंट ईयर, प्रेजेंट ईयर टोटल इनकम दोनों को मिलाकर, जो कि हमारे हिसाब से 450, 625, टोटल 1075 है, क्वेश्चन के हिसाब से वो 4300 है गाइज। और अगर आप ठीक से देखो तो ये 1075 का ही 4 टाइम्स है, 1000 का 4 टाइम्स 4000, और 75 का 4 टाइम्स 300।
है ना। तो आपको बोला है फाइंड द प्रेजेंट इनकम ऑफ धीरज, तो धीरज का प्रेजेंट इनकम हमारे हिसाब से कितना है 450, तो 450 इज हाउ मच। अगर 1075 हमारे हिसाब से एक्चुअल में 4300 है, तो 450 इज हाउ मच गाइस। अगेन क्या करना है, अगर ये इसका 4 टाइम्स है तो इसका 4 टाइम्स ले लो। चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते थे, लेकिन अब आपको पता है ना, जब यूनिटरी मेथड में इस तरह से पैटर्न बन रहा है तो गो विद दैट पैटर्न, है ना। तो टोटल प्रेजेंट हमारे हिसाब से एक्चुअल में 4300 है, तो हमारे हिसाब से धीरज की प्रेजेंट इनकम 450 एक्चुअल में कितनी, तो 450 का 4 टाइम्स होता है 1800, 1800 इज द आंसर गाइस। चमका, बोलो क्लियर है। कोई भी डाउट गाइस किसी को, कितने लोगों को दिक्कत गई इसमें, अगर क्लियर है तो बता दो यार। अगर प्रॉब्लम है तो बता दो। क्लियर आपको बोल दिया गया है कि भाई धीरज और नीरज के प्रेजेंट लास्ट ईयर के इनकम का रेशो, उससे हमने लास्ट ईयर की इनकम मान ली। फिर धीरज और नीरज के लास्ट ईयर से लेकर प्रेजेंट ईयर में क्या रेशो बन रहा है इनकम का, इंडिविजुअली दिया है। ये धीरज के लिए, ये नीरज के लिए। तो धीरज का दो, लास्ट ईयर का 2 रुपया, इस बार 3 बन गया है, तो उसका लास्ट ईयर का 300 कितना बनेगा आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आप देख लोगे 450। या फिर हम ये भी देख सकते हैं, ये 2 का 1.5 टाइम्स है, तो 300 का 1.5 टाइम्स 450। उसी तरह नीरज का लास्ट और प्रेजेंट 4:5 है, यानी 4 रुपये पिछले साल का अभी 5 बन गया, तो पिछले साल का 500 अभी कितना 650 आया। तो हमारे हिसाब से टोटल 1075, जो क्वेश्चन ने 4300 बोल दिए, तो खत्म। 450 इज हाउ मच, उसने क्योंकि धीरज का प्रेजेंट इनकम पूछा है जो कितना है 450 इज हाउ मच। तो ये हमने चाहे तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, लेकिन हमने देख लिया इसका 4 टाइम्स अगर ये है तो इसका 4 टाइम्स 1800 इज द आंसर गाइस। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। टाइम लगा कोई बात नहीं, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। भले ही पोल खत्म होने तक आपका नहीं आया ज्ञानेश्वर, लेकिन अगर आया है आपका उसके बावजूद उसके बाद में, तो बहुत बढ़िया। 50% मोर देन लास्ट ईयर, बिल्कुल अभिनव, मैंने वही बोला ना, 1.5 टाइम्स ऑफ लास्ट ईयर, 50% मोर। करेक्ट, 25% इंक्रीज, बिल्कुल जा सकते हो अभिनव आप बिल्कुल इस तरह से। कम ऑन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज देखो, द मंथली इनकम ऑफ एबीसी आर इन द रेशियो 3:4:5। तो उनके इनकम का रेशियो हमें पता है 3:4:5, वाइल देयर सेविंग आर इन द रेशियो 1:2:3। तो गाइज अगर मुझे इनकम पता है, ठीक है, जिसका रेशियो 1:2:3 है, सॉरी 3:4:5 है इनकम का रेशियो, एंड सेविंग का रेशियो क्वेश्चन ने आपको दे दिया है, सेविंग का रेशियो है 1:2:3, किनका, इन्हीं 3 बंदों के एबीसी का। नाउ इफ सेविंग ऑफ ए इज ₹600 पर मंथ, भाई क्वेश्चन ने सेविंग का रेशियो देकर बस फॉर्मेलिटी की है, क्योंकि आगे वो हमें क्लियर हमें बोल रहा है कि भाई ए का सेविंग तो 600 है। तो दोस्तों मुझे बताओ, अगर ए का सेविंग 600 है, हमारे हिसाब से ए का सेविंग कितना था 1, एज पर हमारा भी नहीं, एज पर क्वेश्चन का गिवन डेटा से ए का सेविंग कितना था 1, जो कि क्वेश्चन ने 600 बोल दिया, मतलब 1 अगर 600 के बराबर है गाइस, तो 2 कितने के बराबर हो जाएगा 1200, एंड 3 कितने के बराबर हो जाएगा 1800। खत्म। यानी सेविंग तो पर मंथ आपको एबीसी का डायरेक्ट रुपीस फॉर्म में, एक्चुअल वैल्यू फॉर्म में मिल चुका है। ये रेशो देना बस एक महज फॉर्मेलिटी थी, उसने जैसे ए की सेविंग पर मंथ आपको रुपीस में बोल दी, आपने इस रेशो को रिस्पेक्ट देते हुए बी और सी का भी मंथली सेविंग निकाल लिया। नाउ गाइस, अब यहां से लाइन समझो, इफ द सेविंग ऑफ ए इज ₹600 पर मंथ इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ हिज इनकम, मतलब ये बात हो रही है पूरी ए भाई साहब के लिए, और उसकी सेविंग जो है ना 600, वो उसके इनकम के बस 10% के बराबर है गाइस। तो क्या मैं यहां पे ए की इनकम निकाल सकता हूं? ए की इनकम कितनी हो जाएगी, अगर 600 रुपए ये उसके इनकम का बस 10% है, तो डेफिनेटली उसकी इनकम कितनी होगी गाइस 6000। ये बोल सकते हो कि नहीं आप, ये बिल्कुल आप मानोगे कि नहीं, 100% मानना ही पड़ेगा कि अगर ए की सेविंग क्वेश्चन ने 600 बोली है इक्विवेलेंट टू 10%, तो बोलोगे ना यार कि 10% ये 600 के बराबर है, तो 100% पूरा इनकम मतलब हम 100% बोलेंगे। उसकी सिर्फ सेविंग 600, ये 10% का वैल्यूएशन रखती है, तो पूरी इनकम यानी 100% कितना, चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, आपको 6000 मिलेगा, है ना। 10 600 है तो 100 कितना
6000, 100% इनकम ए की, ये हमें ए की इनकम 6000 अगर मिली गाइस तो खत्म। अगर मुझे ए की इनकम 6000 मिली तो अगेन इस रेशो को रिस्पेक्ट देते हुए मुझे पता है अगर 36 जैसे यहाँ पे 1 अगर 600 बन गया तो यहाँ 1 की वैल्यू 600 है, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी इंटू 600 1200, 3 की वैल्यू इंटू 600 1800। गाइज यहाँ 3 की वैल्यू 6000 है, मतलब एक की वैल्यू कितनी हुई 2000। समझ रहे हो ना आप, सिंपली क्या कर रहे हो 2000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो अगर आप 2000 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको भी करो, तो ये हो जाएगा 8000, और इसको भी करो ये हो जाएगा 10,000। खेल खत्म। हमें एक्चुअल इनकम ए का मिल गया है, बी का मिल गया है, सी का मिल गया है, सेविंग भी मिल गई है। क्वेश्चन ने पूछा गया हाउ मच डज सी स्पेंड पर मंथ, तो सी का एक्सपेंसेस पूछा है। तो एक्सपेंसेस की रिलेशन बच्चा बच्चा जानता है कि एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, इनकम माइनस सेविंग। और सी का, तो सी का इनकम हमारे हिसाब से 10,000, सेविंग हमारे हिसाब से कितनी है 1800, तो दोनों का माइनस करने के बाद हमें उसका एक्सपेंसेस कितना मिलेगा 8200। 8200 बोला बराबर। आप जो बोलेंगे मान लेंगे, इस जर्रे नवाजी का शुक्रिया अयान, लेकिन हम भी वही बोलेंगे मानने जो सही है। ठीक है, क्लियर है गाइस। तो हलवा क्वेश्चन था, बस समझना था कि उसने रेशो तो दे दिया इनकम का सेविंग का, यार सर इतना रेशो दे दिया कैसे बनाएंगे, आराम से बन जाएगा। क्योंकि आगे की हिंट देखो, सेविंग डायरेक्ट उसने दी 600, हमारे हिसाब से वन जो 600 है तो ये 1200 और 1800 हो गया, है ना। यहाँ पे अगर 600 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ऑफकोर्स हर जगह 600 600 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 इंटू 600 3 इंटू 600 बराबर। फिर उसने बोला कि अगेन ये सेविंग जो 600 है ना, ये 10% के बराबर है उसके इनकम के। तो इनकम तो हमेशा हम 100% मानेंगे, उसका 10% अगर 600 है तो 100%, यानी पूरी इनकम एक ही कितनी हुई 6000। जो हमारे हिसाब से 3 थी वो 6000, यानी 2000 से मल्टीप्लाई हुई, तो हर जगह 2000 से मल्टीप्लाई कर लो, ये मिली तीनों की इनकम, तीनों की सेविंग, और दोनों का सब्ट्रैक्शन इज द एक्सपेंसेस 8200। फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। चैट फ्रीज हो गई, टाइम लग गया हरवंश, आप शायद कोई तो कंडीशन में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए फिर इस क्वेश्चन के, हालांकि वैसे टाइम लगने से कोई क्वेश्चन था नहीं। चैट तो फ्रीज नहीं यार अभिनव, मेरे को दिख रही है वैसे तो, सबकी चैट दिख रही है ना वैसे, वो नहीं पता मेरे को, किसी किसी स्टूडेंट की फ्रीज हुई होगी तो आई डोंट नो। चलो गाइस कम ऑन, आते हैं इस क्वेश्चन पे, कम ऑन गाइस। टू पीपल स्टार्टेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी टुवर्ड्स ईच अदर, तो भाई एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, दोनों एक दूसरे की तरफ ला 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 आ रहे हैं, है ना। तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। एट द मोमेंट द पर्सन हु स्टार्टेड फ्रॉम ए हैड कवर्ड 2/3 ऑफ द वे। अब ये टोटल डिस्टेंस कितना है हमें नहीं पता। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई जब पहला पर्सन जो ए से स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टेड फ्रॉम ए, वो जब पूरे डिस्टेंस का 2/3 कवर करता है, द अदर पर्सन हैड कवर्ड 2 किलोमीटर लेस देन हाफ द टोटल डिस्टेंस। मतलब गाइस टोटल डिस्टेंस यहाँ कहीं पर भी बोला नहीं है, लेकिन उस टोटल डिस्टेंस का 2/3 लेने की बात हो रही है, हाफ लेने की बात हो रही है ना। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखो यहां से, इफ इट इज नोन दैट व्हेन द पर्सन हु स्टार्टेड फ्रॉम बी, अब इस बार बी से स्टार्ट कर रहा है एक बंदा, पहले कंडीशन में ए से स्टार्ट हुआ है फिर दूसरा बी से निकला है ना। दूसरे कंडीशन में पहले उसने बी से स्टार्ट होने वाले बंदे की बात बोली है कि वो बंदा जो बी से निकला है हैड कवर्ड 1/4 ऑफ द वे, अगेन टोटल डिस्टेंस पता नहीं, लेकिन उसने 1/4 लेने की बोली उसकी। द अदर पर्सन वाज 3 किलोमीटर शॉर्ट द मिड पॉइंट, 3 किलोमीटर मिड पॉइंट से पीछे रह गया वो। कौन सा अदर पर्सन, ऑफकोर्स जो ए से निकला होगा, क्योंकि पहले अगर बी से निकलने वाला 1/4 कवर कर रहा है तो ए से निकलने वाला कितना कर रहा है, मिड पॉइंट यानी हाफ डिस्टेंस, अगेन हाफ डिस्टेंस के 3 किलोमीटर कम। सो बोल रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी। तो गाइज अब ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत, अरे सिंपल यूनिटरी मेथड का है, ए इतना करेगा तो बी इतना कर लेगा, फर्स्ट कंडीशन, ए इतना कर लेगा तो बी इतना कर लेगा, सेकंड कंडीशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व कर लेंगे। पंगा किस बात का है, हाँ पंगा बस एक बात का है कि सर टोटल डिस्टेंस ही नहीं पता है ना। तो भाई वही तो आपको याद करो, हमने रेशियो प्रोपोर्शन में सीखा है, जब भी 1/4 1/3 2/3 1/2 1/5 ऐसा लेना होता है, तो अजम्पशन के लिए तो आप टोटल डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हो, 2x ले लो, 1x ले लो, 5x ले लो, सिर्फ x ले लो। लेकिन अगेन ऐसी वैल्यू लो जिसका वो 2/3 1/2 1/4 निकालना ईजी हो, यानी कि 3 2 4 का कॉमन मल्टीपल, तो फिर आपको चीजें और आसान लगती है। तो इसीलिए मैं ये डिस्टेंस 12x लेता हूँ, है ना। लेने के लिए मैं 2x 5x 7x कुछ भी ले सकता था,
लेकिन 2 3 4 का अगर कॉमन मल्टीपल लूंगा तो मेरे लिए आसान होगा, आप एक्स लेकर भी फाइनल आंसर वही लाने वाले हो, बट अब चीजें थोड़ी आसान लगेगी आपको कैलकुलेशन वाइज। तो गाइज नाउ दिस इज द टोटल डिस्टेंस, ये रहा मेरा टोटल डिस्टेंस 12x। अब देखो गाइस, मतलब हमें क्या बोला है क्वेश्चन ने, फाइंड द टोटल डिस्टेंस। अगर उसने हमें फाइंड द टोटल डिस्टेंस बोला है मतलब हमें 12x निकालना है। सो देखो गाइस कंडीशन, व्हेन एट अ मोमेंट वो स्टार्टेड फ्रॉम ए, तो सबसे पहले हम यहाँ यूनिटरी मेथड कर रहे हैं ए वर्सेस बी में, ए वर्सेस बी में। तो ए से निकलने वाला बंदा जब 2/3 ऑफ द वे कवर करता है, मुझे बताओ गाइस 12x का 2/3 कितना होता है, 8x है ना, 12x का 2/3 कर लो 8x मिलेगा। तो ए से निकलने वाला बंदा जब 8x डिस्टेंस कवर करता है, द अदर पर्सन मतलब कौन, ऑफकोर्स जो बी से निकला है, हैड कवर्ड 2 किलोमीटर लेस देन हाफ द डिस्टेंस। तो यार 12x का हाफ कितना, 6x, उससे भी 2 किलोमीटर कम, 2 किलोमीटर लेस देन हाफ द डिस्टेंस। तो हाफ डिस्टेंस अगर टोटल 12x है तो हाफ हुआ 6x से 2 कम। ये बनी फर्स्ट कंडीशन गाइस, ये बनी फर्स्ट कंडीशन। नाउ सेकंड कंडीशन, इफ इट इज नोन दैट व्हेन द पर्सन हु स्टार्टेड फ्रॉम बी हैड कवर्ड 1/4 ऑफ द वे, अगेन इस बार बी की बात हो रही है तो बराबर बी के नीचे लिखो कि वो बोल रहा है वो बंदा जो बी से निकला है जब उसने 1/4 ऑफ द वे कवर किया है, तो 12x का 1/4 कितना होता है, 3x। देन द अदर पर्सन मतलब कौन, जो ए से निकला है, वॉज 3 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ मिड पॉइंट, यानी 3 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट से 3 किलोमीटर वो पीछे रह गया, मिड पॉइंट आने में बस 3 किलोमीटर ही रह गए थे। तो जब तक ये बी से निकलने वाला 1/4 यानी 3x डिस्टेंस कवर करता है, ए से निकलने वाला कितना करता है, मिड पॉइंट से यानी 6x, 12x का हाफ मिड पॉइंट 6x से 3 किलोमीटर कम। गाइस हो गया, जब ए इतना करता है तो बी इतना करता है। सेकंड कंडीशन में जब ए इतना करता है तो बी इतना करता है। यहाँ पे आप क्या कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो देख लो गाइस, अब आपको मालूम है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये क्या हो जाएगा 6x है ना, तो 6x माइनस 2 इंटू 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 8 इंटू 3 24 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। गाइज यहाँ ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन करो, पहले 6x इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, 6 इंटू 6 36 एक्स स्क्वायर, 6 इंटू 3 माइनस 18x, अगेन माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस 12x एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 6 24x स्क्वायर। गाइज अब क्या हुआ, बस 24x स्क्वायर को इधर ले लो, तो 12x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12x माइनस 30x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फिनिश। अब इस पूरे इक्वेशन को मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ गाइज अब इसको क्या आप सॉल्व कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन शुड बी, आपको क्वाड्रेटिक आप सीखे हो अलजेब्रा में, सो मल्टीप्लीकेशन शुड बी 2 इंटू 1 2 एंड एडिशन शुड बी -5। नहीं, ऐसे फैक्टर हम लॉजिकली इंटीजर फॉर्म में तो नहीं ला सकते, और वैसे तो यहाँ सोचने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन देख के ही आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ एक समय इतना सिंपल नहीं मिलने वाला है ना, क्योंकि ऑप्शन देख के आप, क्योंकि एक्स के फॉर्म में आपका डिस्टेंस है और ऑप्शन ही बता रहा है कि यहाँ टोटल डिस्टेंस इतना सिंपल नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली अब आप क्वाड्रेटिक में एक मेथड और सीखे हो जिससे आप डायरेक्ट एक्स निकाल सकते हो, टेस्टेड एंड प्रूवन, कभी फेल नहीं होने वाली फॉर्मूला मेथड है ना। उसके लिए बस आपको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करो तो ए कितना मिला आपको गाइस, ए मिल गया 2 है ना, एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट, बी यानी एक्स का कोइफिशिएंट -5 एंड सी यानी कांस्टेंट कोइफिशिएंट 1, और फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये रहा फॉर्मूला, लिखने की जरूरत नहीं है ना, आप डायरेक्ट वैल्यूज लिखो। तो माइनस देखो यहाँ पर भी फॉर्मूला में माइनस और बी भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर यानी 25 माइनस का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 8 अपॉन 2 इंटू ए यानी 4, 2 इंटू 2 4। तो गाइज हमें क्या मिला 5 प्लस माइनस रूट 17 अपॉन 4। बट गलती से भी इसको ऑप्शन में मत ढूंढना, क्योंकि ये तो सिर्फ एक्स है, क्वेश्चन ने आपको एक्स निकालने नहीं बोला है, क्वेश्चन ने आपको टोटल डिस्टेंस निकालने बोला है, जो हमने 12x लिया है। तो गाइज टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा अब यहाँ पे 12x, मतलब 12 इंटू एक्स की वैल्यू रख दो, 5 प्लस माइनस रूट 17 अपॉन 4, 4 ने इसको डिवाइड कर दिया, 3 आ गया। अब 3 से इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, गाइज देख लो 3 से मैं इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अब इसकी जरूरत है हटा दूं, नहीं रहने दो, आपको अनोटेटेड फॉर्म में चाहिए ना, ये हटा दिया मैंने। तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस 12x था, तो x की वैल्यू हमारी ये आ चुकी थी, मैंने उसको 12 से मल्टीप्लाई किया, अब 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 15 प्लस माइनस रूट 17,
है ना, 4 तो डिवाइड हो गया, सो 3 इंटू 5 15 प्लस माइनस 3 इंटू रूट 17, है ना, 3 5 को भी मल्टीप्लाई करेगा, रूट 17 को भी। तो गाइज अब स्टूडेंट बोलते हैं सर फिर इसका आंसर तो ये आएगा ना 15 प्लस 3 रूट 17 और 15 माइनस 3 रूट 17, ये आना चाहिए सर आंसर। और ऑप्शन में दोनों है, 15 प्लस रूट 7 3 रूट 17 है, 15 माइनस 3 रूट 17 है, इसलिए हमने सी पे टिक किया। तो आपने सी को गलत क्यों दिया? क्यों आपने गाइज सी को गलत दिया सर और बी को करेक्ट दिया? क्योंकि आंसर तो वही आ रहा है। गाइज थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। मुझे बताओ, अगर यहां पे आप सोच रहे हो ये आंसर है, इसको अगर मनी मन करो, कैलकुलेटर छोड़ो, मनी मन करो, तो ये रूट 17 कितना आएगा? 4 पॉइंट समथिंग। रूट 17 डेफिनेटली रूट 16 4 होता है, तो रूट 17 4 पॉइंट समथिंग, चलो 4 मान लो, तो 4 इंटू 3 कितना होता है? 12। 15 माइनस 12 कितना होता है? 3। टोटल डिस्टेंस अगर मैं 3 लूंगा, तो ये कैसे कंडीशन में बोल रहा है कि वो मिड पॉइंट से 3 किलोमीटर पीछे रह गया? देख रहे हो ना आप ऐसी ऐसी कंडीशन भी, कि वो मिड पॉइंट से 3 किलोमीटर पीछे रह गया, जब तक एक बंदा 1/3 ऑफ द किलोमीटर कर रहा है, दूसरा बंदा 3 किलोमीटर लेस देन द मिड पॉइंट। हालांकि यहाँ टोटल डिस्टेंस 3 भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 4 पॉइंट समथिंग है ना, ये तो मैं 4 ले रहा हूं, पर ये 4 पॉइंट समथिंग है, मतलब ये 12 पॉइंट समथिंग, आप 12 में से माइनस करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग मिलेगा आपको। तो टोटल डिस्टेंस अगर ये पूरा का पूरा डिस्टेंस अगर 2 पॉइंट समथिंग है, तो कैसे एक बंदा मिड पॉइंट पे जब आ रहा है, या 1/4 ऑफ द डिस्टेंस पे आ रहा है, तो दूसरा मिड पॉइंट से 3 किलोमीटर पीछे रह जाएगा? भाई मिड पॉइंट से ही 3 किलोमीटर पीछे अगर वो है, तो टोटल डिस्टेंस 2 पॉइंट समथिंग कैसे हो सकता है? अगर वो मिड पॉइंट से ही 3 किलोमीटर पीछे है, तो टोटल डिस्टेंस 2 पॉइंट समथिंग हो ही नहीं सकता। इस लॉजिक से ये कैंसल होता है गाइस, इस लॉजिक से कैंसल होता है। यहां पे मेजॉरिटी स्टूडेंट अगर करेक्ट कर भी लेते हैं ना, तो इस आखिरी कंडीशन में फंस जाते हैं, इस आखिरी ट्रैप में फंस जाते हैं। उनको लगता है अरे भाई ये भी है ये भी है, और क्वाड्रेटिक तो हम सीखे, क्वाड्रेटिक में 2 रूट्स मिलते हैं और दोनों दिए हैं, तो क्यों ना हम बोथ ए एंड बी लिखे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग में वापिस लाओ कि यार ये तो बिल्कुल सही है, पॉजिटिव तो आ ही जाएगा, क्योंकि ये आएगा 4 पॉइंट समथिंग इंटू 3, यानी 12 पॉइंट समथिंग, 12 पॉइंट समथिंग प्लस 15 27 पॉइंट समथिंग, हाँ ये डिस्टेंस हो सकता है। लेकिन 2 पॉइंट समथिंग इतना सा डिस्टेंस कैसे होगा? जबकि एक बंदा पूरा डिस्टेंस जब कवर करता है, तो वो मिड पॉइंट से कुछ तो 3 किलोमीटर पीछे रहता है, कुछ तो टाइम में पूरा डिस्टेंस भी उसका कवर नहीं हुआ है। एक 1/4 कवर कर रहा है, तो दूसरा मिड पॉइंट से 3 किलोमीटर पीछे, जहां डिस्टेंस ही 2 किलोमीटर है, वहां 3 किलोमीटर वाली कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं होगी ना, तो इसलिए ये कैंसल। मुझे बताओ सबको चमका क्या ये? मुझे बताओ, क्या ये सबको क्लियर हुआ कि ये क्यों कैंसल हुआ? ये क्यों कैंसल हुआ, क्या सबको क्लियर हुआ एवरीवन? हरवंश, हमने दोनों के डिस्टेंस को इक्वेट नहीं किया, यूनिटरी मेथड कभी भी इक्वेट नहीं करती। यूनिटरी मेथड क्या करती है? प्रपोर्शन, ये प्रपोर्शन है। हमने ए का डिस्टेंस का रेशो और बी के डिस्टेंस का रेशो को प्रपोर्शन में लिया, है ना। या फिर आप बोल सकते हो ये ए और ये बी, तो बी का डिस्टेंस इधर ले लो, ए का इधर ले लो, तो फर्स्ट कंडीशन में ए और बी का रेशो और सेकंड कंडीशन में ए और बी का रेशो, इनको तो हम इक्वल ले ही सकते हैं ना, इनको तो हम इक्वल ले ही सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हैं, कहीं पर भी अपनी स्पीड कम ज्यादा नहीं कर रहे, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है। हमने जहां यूनिटरी मेथड हम लेते हैं, वहां पे हम हमेशा प्रपोर्शन यूज करते हैं, यानी दोनों के रेशो को हम इक्वल ले रहे हैं, दोनों के डिस्टेंस को इक्वल नहीं ले रहे। यस, लेसन इज टू क्रॉस चेक द कंडीशन, बिल्कुल लकी सिंह, कंडीशन भी क्रॉस चेक करो। चमका? जिसने अभी ऑप्शन सी मार्क किया, राहुल सर घर से देखकर चिल्ला रहे होंगे, बहका बच्चा। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, सा सिंपल यूनिटरी मेथड का है ना, ए इतना कर रहा है उतने टाइम में बी इतना कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में भी खिलाड़ी तो वही है ना, ए और बी, तो उनकी यूनिफॉर्म स्पीड ही रहेगी, जो पहले थी वही अभी रहेगी, तो डेफिनेटली मैं सेकंड कंडीशन के भी उनके रिस्पेक्टिव डिस्टेंस को प्रोपोर्शन में ले सकता हूँ, और वही किया मैंने।
और उसके बाद का खेल आपने देख लिया। बस आखिरी में आपको सतर्क रहना था कि ये क्यों नहीं हो सकता। खत्म गाइस, आ जाओ फटाफट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कितना हलवा कितना इजी है। अ ट्रेन अप्रोचेस अ टनल ए बी, तो ये है एक टनल हमारे पास ए बी, है ना, ये हमारा टनल है ए से लेकर बी। अब उसमें एक ट्रेन जाने वाली है, ट्रेन उसको अप्रोच करने वाली है नाउ, मतलब अप्रोच करने वाली मतलब क्या, इसके अंदर जाने वाली है। इनसाइड द टनल इज अ कैट। अच्छा, इस टनल में कैट है लोकेटेड एट अ पॉइंट दैट इज 3/8 ऑफ द डिस्टेंस ए बी। तो गाइज वो बोल रहा है ए बी का जितना भी डिस्टेंस है उसके 3/8 ऑफ द डिस्टेंस पे एक कैट है इस टनल में। और 3/8 कहां से काउंट करना है, 3/8 ऑफ द डिस्टेंस ए बी मेजर्ड फ्रॉम द एंट्रेंस ए। तो उसने देखो ए को एंट्रेंस बोल दिया है, तो ये एंट्री पॉइंट है, ये एग्जिट पॉइंट है, ऑफकोर्स कॉमन सेंस। और अगर आपको कैट देखनी तो कैट कहां पर है, एंट्रेंस ए से 3/8 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए बी। एंट्रेंस ए से 3/8 ऑफ द डिस्टेंस ए बी। अगर ये टोटल डिस्टेंस ए बी जितना भी होगा उसका 3/8 निकाल लो, ए से काउंट करो, वहां पे कैट को रख दो। तो गाइज मैं एज्यूम कर लेता हूं ये डिस्टेंस है 8। ऑफकोर्स आपको क्या लेना था, 3/8। अगर आपको 3/8 लेना था तो ये डिस्टेंस में क्या ले लेता हूं, 8। तो मुझे बताओ इसका 3/8 कितना हुआ, उसका 3/8 हुआ 3, का 3/8 हुआ 3। तो यहाँ पे है वो कैट। सर ये कैट तो थोड़ी इंसान जैसी लग रही है। नहीं सर ये तो इंसान भी नहीं, एलियन लग रही है। चलो जो भी है ना। तो मुझे बताओ गाइज, अगर आपको बोला है क्वेश्चन ने कि इस ए बी का जितना भी डिस्टेंस है, ये मैंने एज्यूम किया, तो उसमें एंट्रेंस ए से 3/8 ऑफ द, तो 3/8 3/8 ऑफ टोटल डिस्टेंस 8 कितना होगा। बच्चा भी बोलेगा सर 3/8 ऑफ 8, तो 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 मिलेगा। यहां पर वो कैट है, यानी एंट्री से 3 किलोमीटर पे, यानी एग्जिट से 5 किलोमीटर पे। चलो आगे आते। वेन द ट्रेन विसल्स द कैट रन्स, जैसे ट्रेन की आवाज आती है कैट पैनिक, उसको लगा अरे भाई गए, वो पैनिकनेस में दौड़ने लगी। अब देखो दौड़ कैसे रही है। इफ कैट मूव्स टू द एंट्रेंस ऑफ द टनल ए, अगर कैट ए की तरफ जा रही है, एंट्रेंस की तरफ जा रही है, द ट्रेन कैचेस द कैट एग्जैक्टली एट द एंट्रेंस। बट बैड लक गाइस, कैट को ट्रेन एंट्रेंस पे ही कैच कर रही है। ठीक है, इसका मतलब पक्का मान लो ट्रेन यहां गई तो है। देखो ट्रेन यहां गई तो अगेन, क्योंकि जैसे ट्रेन ने विसल ब्लो किया वो भी चलने लगी झुक 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 झुक, और कैट भी गलती से किधर चली गई, एंट्रेंस की तरफ। और बराबर ट्रेन ने उसको एंट्री पे ही क्या कर लिया, दबोच लिया। तो गाइज इसका मतलब ट्रेन डेफिनेटली यहां तो थी नहीं, थोड़ा दूरी थी, क्योंकि थोड़ा देर ये दौड़ी होगी, थोड़ा देर ये दौड़ी होगी, और दोनों बराबर, दोनों का संगम, दोनों का मिलाप कहां पे हुआ, एंट्रेंस में। तो मैं मान लेता हूं टनल के एंट्री से वो कितने डिस्टेंस पे थी ट्रेन, टनल के टनल के एंट्रेंस से वो थी एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है। तो गाइज अब मुझे बताओ एज पर फर्स्ट कंडीशन आप क्या बोलोगे। अगेन यूनिटरी मेथड, प्रपोर्शन, यूनिटरी मेथड मतलब प्रपोर्शन, और वही हम सीख रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ रेशियो प्रपोर्शन। तो मुझे बताओ फर्स्ट कंडीशन से आप क्या बोलोगे कि जैसे अब यहां पर मैं कंडीशन ले रहा हूं कैट वर्सेस ट्रेन। जैसे लास्ट एग्जांपल में मैंने किसको लिया था, ए वर्सेस बी, ए से निकलने वाला डिस्टेंस, बी से निकलने वाला डिस्टेंस, यहां मैं ले रहा हूं कैट का डिस्टेंस वर्सेस ट्रेन का। तो जैसे कैट यहां तक पहुंची, ट्रेन भी यहां तक आ गई, इसका मतलब कैट ने ये कितना डिस्टेंस कवर किया, 3। तो जितने, क्योंकि दोनों साथ में निकली है ना, दोनों साथ में निकली है। ऑन योर मार्क गेट सेट गो, जैसे विसल ब्लो हुई कैट निकली एंट्रेंस की तरफ और ट्रेन भी आई इधर। तो दोनों ने सेम टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो सेम टाइम में जब कैट 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, ट्रेन कितना कवर कर लेती है गाइज, एक्स। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। नाउ सेकंड, द ट्रेन कैचेस द कैट एग्जैक्टली एट द एंट्रेंस, यहां हो गया। नाउ सेकंड, इफ द कैट मूव्स टू द एग्जिट बी, आप सोच रहे हो यार कैट का बैड लक, काश वो एग्जिट की तरफ जाती, तो एंट्रेंस पे तो ट्रेन ने उसको दबोच लिया, काश अगर वो एग्जिट की तरफ जाती तो बच जाती। नहीं गाइज सुन लो, इफ द कैट मूव्स टू द एग्जिट बी, अगर वो मान लो इधर ना जाते हुए इधर जाती कैट, द ट्रेन कैचेस द कैट एग्जैक्टली एट द एग्जिट। तो ट्रेन उसको एग्जिट पे भी पकड़ने ही वाली थी, मतलब आज उसको ट्रेन को मिलना तय था। तो गाइस सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर कैट एग्जिट की तरफ जाए, अगेन विसल ब्लो हुआ, ऑन योर मार्क गेट सेट गो, विसल ब्लो हुआ, कैट दौड़ी एग्जिट की तरफ, उसी टाइम पे ट्रेन ने भी दौड़ना स्टार्ट किया और दोनों बिल्कुल एग्जिट पे मिल गए, यानी दोनों साथ में दौड़ना शुरू किए। जैसे साथ में दौड़ना शुरू किए, जितने टाइम में कैट ने इतना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस, 5, उतने ही टाइम में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया गाइस, इतना, क्योंकि ट्रेन तो यहां थी। यानी ये x + 8, x + 8,
फिनिश, खेल खत्म। अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। दो कंडीशन, जब कैट 3 किलोमीटर कवर करती है ट्रेन कितना करती है एक्स, जब कैट 5 किलोमीटर कवर करती है ट्रेन कितना करती है x+8, है ना। पहले कैट इधर गई 3, इसने x किया, खत्म सेम टाइम में। फिर कैट इधर गई 5, ट्रेन ने कितना किया, उसको एग्जिट पे मिली, यानी x+8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, 5 × x 5x, 3x इधर गया तो हमें x मिल गया 12। तो गाइज इससे हमें दोनों के डिस्टेंस का रेशियो मिला, डिस्टेंस ऑफ कैट अपॉन डिस्टेंस ऑफ ट्रेन। है ना, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन अपॉन डिस्टेंस ऑफ कैट। क्लियर। इससे हमें उनका रेशियो क्या मिला। आप चाहे तो फर्स्ट कंडीशन से रेशियो देख लो, जब कैट 3 दौड़ती है तो ट्रेन कितना दौड़ लेती है x यानी 12, यानी कितना मिला गाइस 4:1। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट से देखो, अगर आप सेकंड से भी चेक करो, जब ट्रेन x+8 दौड़ती है, जब कैट 5 किलोमीटर दौड़ती है तो ट्रेन तब कितना दौड़ लेती है x+8, और x कितना आया हमारा 12, 12+8 20। देखो ये फिर से कितना आया 4:1, यानी ये हमें मिला है डिस्टेंस का रेशियो। जितने टाइम में कैट 1 किलोमीटर दौड़ती है उतने टाइम में ट्रेन कितना दौड़ लेती है 4 किलोमीटर, है ना। जब ये 3 दौड़ती है तो ये 12 हो गया 4:1। ट्रेन अपॉन कैट ले रहा हूं मैं, अगर आप कैट अपॉन ट्रेन ले रहे हो तो 1:4, है ना। अगेन आप ये भी देख रहे हो तो ये 20, उतने देर में कैट कितना 5, तो 20/5 मतलब 4/1 ही हुआ। तो बट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ कैट बाय व्हाट ऑर्डर। क्वेश्चन ने भी वही पूछा है लेकिन स्पीड के फॉर्म में पूछा है। ये हमारा डिस्टेंस का रेशियो आया भाई, लेकिन टाइम कांस्टेंट है ना, और ये हम वेरिएशन प्रोपोर्शन में सीखे हैं कि जब भी टाइम कांस्टेंट है स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी जो स्पीड का रेशियो रहेगा, जो स्पीड का रेशियो रहेगा वही डिस्टेंस का रेशियो रहेगा, एंड वाइस वर्सा व्हेनेवर टाइम इज कांस्टेंट। तो यार अगर डिस्टेंस का टाइम तो कांस्टेंट है ना, जैसे विसल ब्लो हुई दोनों ने दौड़ना शुरू किया, भले ही वो एंट्री पे हो या फिर एग्जिट पे हो, ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट है, तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वही किसका रेशियो रहेगा, स्पीड का। सो स्पीड ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ कैट इज 4:1, और वही पूछा था द स्पीड ऑफ ट्रेन इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ कैट बाय व्हाट ऑर्डर। परसेंट इंक्रीज नहीं पूछा था, यहाँ पे रेशियो ही पूछा था। पहले किसका, ट्रेन का, वो ग्रेटर है कैट से बाय व्हाट ऑर्डर, तो वो 4:1 के ऑर्डर से ज्यादा है। सो बी इज द आंसर गाइस। चमका, इतना आसान क्वेश्चन था यार, समझ गए अभिनव, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इतना हलवा क्वेश्चन था, दोनों का रेशियो ही पूछा था बट स्पीड के फॉर्म में, तो टाइम तो कांस्टेंट है, तो जो डिस्टेंस का वही स्पीड का, खेल खत्म। आ जाओ यार फटाफट से देख लो। टू टाइप्स ऑफ टी ए एंड बी आर मिक्स्ड एंड सोल्ड एंड देन सोल्ड एट ₹40 पर केजी। यानी गाइस ये जो ₹40 पर केजी है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर है। ये सिर्फ ए की सेलिंग प्राइस दी है आपको, नहीं। ये सिर्फ बी की सेलिंग प्राइस दी है, नहीं। ये सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर दी है ₹40, और वो भी पर केजी फॉर्म में। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ टी पहले मिक्स हो रहा है, आर मिक्स्ड एंड देन सोल्ड एट ₹40 पर केजी। द प्रॉफिट इज 10%। अब ये देखो फर्स्ट कंडीशन, प्रॉफिट इज 10% इफ ए एंड बी आर मिक्स्ड इन द रेशियो 3:2। अगर मैं टाइप ऑफ टी ए और बी दोनों को 3:2 में मिक्स करूं और बेचूं तो मेरे को 10% का प्रॉफिट हो रहा है, और वही 5% का प्रॉफिट होगा 5% इफ द रेशियो इज 2:3। अगर मान लो मैं ए और बी का रेशियो थोड़ा सा रिवर्स कर दूं, 2:3 कर दूं, तो इंस्टेड ऑफ 10% मेरे को 5% का सिर्फ क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए और बी का रेशियो। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ऑफकोर्स प्रॉफिट लॉस, मैंने कहा ना रेशियो परसेंटेज जनरल है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का भी कंसेप्ट काम आ रहा है, और साथ में आपको अब इसका भी कंसेप्ट काम आएगा। जैसे पिछले एग्जांपल में टाइम स्पीड डिस्टेंस का कंसेप्ट काम आया, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, यहाँ पे आपको काम आएगा प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट। तो गाइज मुझे बताओ, आपको सबसे पहले तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए स्मॉल ए एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ बी स्मॉल बी, वो भी पर केजी, पर केजी। ठीक है, सो गाइज मुझे बताओ, फर्स्ट कंडीशन में हम ए और बी को किस रेशो में मिक्स कर रहे हैं, ए और बी को मिक्स कर रहे हैं A:B के 3:2 के रेशो में। मतलब मान लो मैं ए की अगर 3 kg ले रहा हूं तो बी की कितनी ले रहा हूं 2 kg, चलो यही मान लो।
आप 30-20 भी ले सकते हो, 300-200 भी ले सकते हो। मैं मान रहा हूं मैं ए की 3 kg ले रहा हूं तो बी की 2 kg। तो गाइज तब मुझे 10% प्रॉफिट हो रहा है। अब ये 10% प्रॉफिट क्या है? ओवरऑल प्रॉफिट है, यानी पूरे मिक्सचर को बेचकर मिलने वाला, पूरे 3:2 के क्वांटिटी को बेचकर मिलने वाला प्रॉफिट है। और सेलिंग प्राइस भी मुझे मिक्सचर की दी है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी पूरे मिक्सचर की निकाल लूँ। जब मुझे पूरे मिक्सचर की सेलिंग प्राइस पता है पर केजी, मुझे प्रॉफिट परसेंट पूरे मिक्सचर का पता है 10% फर्स्ट कंडीशन में, तो कॉस्ट प्राइस में निकाल सकता हूँ। यस, आपको ये चीज़ तो पता ही यार, कॉस्ट प्राइस अगर नहीं पता 100 मान लो, उसमें प्रॉफिट ऐड कर लो तो आपको सेलिंग प्राइस मिलती है। बट ये जो सेलिंग प्राइस है मिक्सचर की, क्योंकि कॉस्ट प्राइस भी मैं मिक्सचर की ले रहा हूँ, तो सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर 110 या आपके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 40 है, तो 100 इज हाउ मच, ये आपने निकाल लिया यहाँ पे 400/11, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो गाइज, ये 0 0 कट जाएगा एंड 400/11। बट गाइज अगेन मुझे बताओ, अगर मैं ये पर केजी ले रहा हूं तो ये भी तो पर केजी आएगी ना। मतलब ये जो कॉस्ट प्राइस है ये पर केजी आई है, बराबर, ये आई है पर केजी। तो मुझे बताओ यार, ये पर केजी कॉस्ट प्राइस कैसे मिलेगी आपको, कैसे निकाल सकते हो? अगर मुझे मालूम है 1 kg कॉस्ट प्राइस, अगर टाइप ए की मैं बात करूं, टाइप ए का 1 kg का कॉस्ट प्राइस मैंने क्या लिया है? ए। तो यहां पे मेरे पास कितना केजी है? 3 है, बराबर। अगेन टाइप बी का 2 kg, 1 kg का कॉस्ट प्राइस कितना है टाइप बी का? बी। तो 2 kg का कितना हो जाएगा? 2b/5। ऐसे मिलेगा ना आपको, अपॉन 5 करना पड़ेगा ना पर केजी के लिए। टोटल क्वांटिटी कितनी है? 5। 3 kg टाइप ए, 2 kg टाइप बी, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? 5 kg। अगर मुझे पर केजी निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? 3 kg इंटू 1 kg का कॉस्ट प्राइस प्लस 2 kg इंटू 1 kg का कॉस्ट प्राइस फॉर टाइप बी डिवाइड बाय 5। ये हुआ कॉस्ट प्राइस पर केजी, और हमारे हिसाब से वही कॉस्ट प्राइस पर केजी कितना आया है? 400/11। चमका, वही कॉस्ट प्राइस कितना आया है गाइस? 400/11। चाहे तो मैं इस 11 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस पूरे ब्रैकेट में, तो ये कितना हो जाएगा? 11 इंटू 3 बराबर 33 है, एंड 11 इंटू 2 22b, और 5 इधर मल्टीप्लाई होगा 2000। चमका। सेम उसी तरह गाइस कंडीशन नंबर 2 पे आ जाओ। कंडीशन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि यही रेशो जो A:B का है, वो अगर मैं 2:3 कर दूं इंस्टेड ऑफ 3:2, वो अगर मैं 2:3 कर दूं तो मेरे को 5% का प्रॉफिट है। अगेन गाइस देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ, ये चीज मन की मन में हो जानी चाहिए 100, उसमें प्रॉफिट 5% ऐड कर दूं तो मुझे सेलिंग प्राइस 105 मिल रही है मिक्सचर की, वो भी पर केजी। मैं एज्यूम्शन पर केजी ले रहा हूँ, बट क्वेश्चन के हिसाब से वो पर केजी सेलिंग प्राइस 40 है, तो 100 इज हाउ मच। अगेन इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो गाइस तो ये कितना मिलेगा? 4000/105, जिसको अगर मैं डिवाइड कर लूँ तो ये 21, और ये कितना आया? 200। 21/200। चमका। कहीं पर भी किसी को डाउट गाइस? है ना, 21/200 आया। लेकिन ये जो आया है हमारा 200/21, ये पर केजी है, तो यहाँ भी सेम इसी तरह पर केजी निकालना होगा। यहाँ 1 kg का ए रुपीज है तो 2 kg का कितना? 2 है। 1 kg का टाइप बी के 1 kg का बी रुपीज है, तो भाई 3 kg का कितना? 3b। अगेन टोटल क्वांटिटी कितनी है? 5, इसलिए डिवाइड बाय 5, ये हुआ पर केजी इज इक्वल टू 200/21। फिनिश। अब क्या करो गाइस, फिर से वही करो, 5 इधर 21 इधर, तो 21 इधर अगर मल्टीप्लाई कर देगा और 5 इधर, तो देख लो ये कितना हुआ? 42a प्लस 63b इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई कर लो 1000। गाइस अब यहाँ पे मैं एक चीज देखो क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे 1000 है, जस्ट इक्वालिटी आरएचएस को सेम करने के लिए इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ये हो गया 84a, ये हो गया 106b, ये हो गया 2000, बराबर। अब मुझे बताओ, इसका एलएचएस, इसका आरएचएस सेम है, तो क्या मैं एलएचएस को इक्वेट कर सकता हूं? मतलब मैं बोल सकता हूं 33a प्लस 22b, इसका एलएचएस इज इक्वल टू 84a प्लस 106b। खत्म। अब आपको क्या करना है, ए एक साइड में, तो इधर गया, कुछ तो यहाँ गड़बड़ हुई है क्या? कुछ तो मिस्टेक हुई है ना यहाँ, एक सेकंड चेक कर लेंगे। तो 4000 मैंने यहाँ 20 से डिवाइड किया, ओ सॉरी 5 से डिवाइड किया, ओ हो सो सॉरी, माय बैड, यहाँ 800 आएगा गाइस। 5 से डिवाइड करने के बाद यहाँ 800 आएगा, माय बैड, यहाँ 800 आएगा। वेट, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ बस। तो यहाँ पर आपका
जब मैंने डिवाइड किया तो यहाँ 5 से डिवाइड किया, अब यहाँ भी 5 से डिवाइड किया, यहाँ 800 आएगा, सो 800/21, यस। तो यहाँ 800/21 आएगा, बाकी ये तो सेम रहेगा। अब 21 इधर चला गया, ये इधर हो गया, ये कितना हो गया 4000, है ना, ये हो गया 4000। अब गाइस जो मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा था ना, वो आपको अब यहाँ करना पड़ेगा, समझ रहे हो, वो आपको मल्टीप्लीकेशन अब कहाँ करना पड़ेगा, इस साइड में, इस वाले इक्वेशन को, क्योंकि देखो यहाँ 2000 है, यहाँ 4000 है, तो मैं इसको इंटू 2 कर लेता हूँ। तो ये हो गया 66A प्लस 44B इज इक्वल टू 4000। अब मुझे बताओ क्या मैं यहाँ पे वही वाला कंसेप्ट यूज कर सकता हूँ, 4000 तो दोनों के LHS को इक्वेट कर लूँ, 66A प्लस 44B इज इक्वल टू 42A प्लस 63B। क्या हो गया 42A इधर ले लो, ये हो गया 24A, 44 इधर चला गया 19B, तो A बाई बी पूछा है आपको, तो B इधर आ गया, 24 इधर चला गया, यही तो निकालना था आपको। क्वेश्चन ने बोला क्या था, फाइंड द कॉस्ट प्राइस का रेशो, कॉस्ट प्राइस ही तो मैंने A और B मानी है ना, वही रेशो हमारा आ गया 19:24, 19:24। करेक्ट है श्रेयांश, यस बिल्कुल सही श्रेयश, श्रेयश 800/21 ही चाहिए था। शिवांगी यस, फर्स्ट मॉक आउट ऑफ लीग, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कल पायनियर के क्लास में भी बोला और आज भी सेशन के स्टार्ट में ही बोला है, बिल्कुल सही हो। तो इसलिए वो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें आपको टेंशन लेना ही नहीं है उसके। हाँ अरिथमेटिक के क्वेश्चन जो बन रहे हैं आपसे वो करो, बाकी सेक्शन थोड़े आउट ऑफ लीग थे, ऐसे एक दो मॉक में हुआ है, जस्ट आउट ऑफ लीग मतलब वो पुराने कैट, पेपर बेस्ड कैट वाली चीज़ें, कोनिक सेक्शन एंड ऑल, वो सारी चीज़ें उसने डाल दी है। डन, किसी को भी कोई डाउट, आउट ऑफ लीग नहीं मतलब वही हरवंश, मैं वही बोल रहा हूँ, उन्होंने जो बहुत पेपर बेस वाली कैट पुरानी आती है ना, उस वाले सिलेबस की भी बहुत से क्वेश्चन डाल दिए जो इन दिनों में ऑनलाइन होने के बाद नहीं आते। है ना, चलो यस, मोस्ट वेलकम श्रेयाश। तो यार सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे, AB 3:2, किसकी बात कर रहे हो, अच्छा मॉक की बात कर रहे हो आप, ट्रिपलेट अभिनव, ओके बहुत बढ़िया। तो A:B आपको दे दिया है, जहां पर आपको बोला गया है, एक बार मैं क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूँ फिर आते हैं फटाफट। तो कॉस्ट प्राइस A और B मैंने मान लिया है स्मॉल ए स्मॉल बी पर केजी, क्योंकि उसने हमें सेलिंग प्राइस भी पर केजी दी ना होगा इस। वो बोल रहा है अगर दो टाइप की टी है हमारे पास A एंड B, उसको अगर मैं 3:2 के रेशो में मिक्स करूँ तो मेरे को 10% का प्रॉफिट है। तो गाइज मेरे को सेलिंग प्राइस पर केजी पता है, प्रॉफिट ओवरऑल मिक्सचर का, सेलिंग प्राइस भी मिक्सचर की पता है, प्रॉफिट भी ये पूरे मिक्सचर की पता है, तो मैं कॉस्ट प्राइस निकाल लूँ। अगेन सेलिंग प्राइस अगर पर केजी है तो कॉस्ट प्राइस भी पर केजी मिलेगा, सेम अपने फंडे से 100 में 10 ऐड किया 110, जो असल में 40 है, तो 100 इज हाउ मच। तो एक कॉस्ट प्राइस जो 400/11 पर केजी है, उसको मैं एक्चुअल इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ पर केजी के लिए, सिंपल है, 3 है ना, ये क्वांटिटी इनटू उसकी कॉस्ट प्राइस, 1 kg की ए है तो 3 के लिए 3 हो जाएगी, अगेन 1 kg की टाइप बी में बी है तो भाई 2 kg के लिए 2 भी हो जाएगी, लेकिन ये तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो ये पूरे 5 kg की, इसलिए डिवाइड बाय 5 किया यानी पर केजी, तो ये भी पर केजी की कॉस्ट प्राइस, ये भी पर केजी की कॉस्ट प्राइस, इक्वेट किया, ये इक्वेशन मिला। नाउ सेम, अब ये रेशियो इंटरचेंज हो रहा है, 3:2 की जगह 2:3, तो हमारा प्रॉफिट बदल रहा है, उसकी वजह से कॉस्ट प्राइस पर केजी बदली, यहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था जो हमने करेक्ट किया। अगेन ये तो कॉस्ट प्राइस पर केजी, बट पूरे 5 kg की कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी, 1 kg की ए तो 2 की 2 है, 1 kg की बी तो 3 की 3 भी, अगेन ये टोटल 5 है इसलिए अपॉन 5 किया, बराबर ये कॉस्ट प्राइस पर केजी इक्वेट किया, हमें ये इक्वेशन मिला। अब इसका RHS 4000 है, इसको 4 लाने के लिए मैंने इंटू 2 किया, गाइज ये इक्वेशन मिला, खत्म। दोनों का RHS 4000, तो दोनों के LHS को मैंने इक्वेट किया, ए एक साइड में है ना, ए एक साइड में, बी दूसरे साइड में, A:B का रेशो मिला, और वही हमारे लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए और बी, वही हमने कॉस्ट प्राइस ऑफ ए और बी मानी है जिसका रेशो क्वेश्चन ने पूछा था। आ जाओ गाइस, अब ये एकदम हलवा क्वेश्चन है, देख लो फटाफट। अ स्टॉल सेल पॉपकॉर्न एंड चिप्स इन द पैकेट ऑफ 3 साइजेस, लार्ज सुपर एंड जंबो, लार्ज सुपर एंड जंबो ये है पॉपकॉर्न, ठीक है, उसी तरह लार्ज सुपर एंड जंबो ये है चिप्स।
तो दो टाइप के प्रोडक्ट है उसके पास, पॉपकॉर्न एंड चिप्स, और दोनों में तीन टाइप के उसके पास पैकेट्स है, लार्ज, सुपर थोड़ा उससे बड़ा, और जंबो यानी सबसे बड़ा। और गाइस द नंबर ऑफ लार्ज, सुपर एंड जंबो पैकेट इन द स्टॉक आर इन द रेशो 7:17:16। ये हुआ फॉर पॉपकॉर्न, देखो बराबर पॉपकॉर्न के लिए लिखा, एंड 6:15:14 फॉर चिप्स। तो हमारे पास जो चिप्स और पॉपकॉर्न के पैकेट स्टॉक में है उसमें से लार्ज, सुपर और जंबो, इनका क्या एक्चुअल क्वांटिटी नहीं दिया, लेकिन उस क्वांटिटी का क्या रेशियो है क्वेश्चन ने हमें दे दिया है। इफ द टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट इन द स्टॉक इज सेम एज द टोटल नंबर ऑफ चिप्स पैकेट। गाइस ये है सबसे बड़ी हिंट। वो बोल रहा है भला ही हमें इनकी इंडिविजुअल क्वांटिटी नहीं पता, उसका रेशो में दिया है पॉपकॉर्न के लिए, चिप्स के लिए, लेकिन द टोटल क्वांटिटी ऑफ पॉपकॉर्न इन स्टॉक इज सेम एज टोटल क्वांटिटी ऑफ चिप्स इन स्टॉक, है ना। क्वेश्चन बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न इन स्टॉक इज सेम एज टोटल नंबर ऑफ चिप्स इन स्टॉक। गाइस एज पर रेशो ये टोटल कितना है देख लो, एज पर रेशो ये टोटल आ रहा है 40 और एज पर रेशो ये टोटल आ रहा है 35। तो क्या ये सेम है? नहीं, बट क्वेश्चन ने क्या बोला है, सेम है, तो सेम करो। यही थीम है इस क्वेश्चन का, यही थीम है इस क्वेश्चन का। अगर यहाँ पे टोटल 40 आ रहा है पॉपकॉर्न का, यहाँ टोटल 35 आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, तो इसको सेम करो। कैसे सेम करोगे? इस पूरे रेशो को 35 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे रेशो को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, या कॉमन मल्टीपल निकाल के कर लो, कैसे भी करो। मैं सिंपल इसकी टोपी उसके सर, है ना, यहाँ 35 से, यहाँ 40 है, वहाँ 35 है, तो इधर 35 से मल्टीप्लाई किया, इधर 40 से, तो देखो इस पूरे रेशो को 35 से मल्टीप्लाई करो गाइस, तो जैसे 35 से मल्टीप्लाई, और ये इसको 40 से। बट अगेन पूरा भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आगे का क्वेश्चन आप पढ़ लो तो। सो उसने आपको क्या बोला है, देन नंबर ऑफ जंबो पॉपकॉर्न पैकेट एंड नंबर ऑफ जंबो चिप्स पैकेट आर इन द रेशो। उसने आपको सिर्फ जंबो पॉपकॉर्न पैकेट, जंबो पॉपकॉर्न एंड जंबो चिप्स पैकेट का रेशो पूछा है। तो खत्म ना यार, आपको सबको करने की जरूरत ही नहीं, आप सिर्फ 35 से किसको 16 को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 80, 48, 560 आया बराबर। जैसे मैंने इसको 35 से मल्टीप्लाई किया, और 40 से भी किसको मल्टीप्लाई कर लो, सिर्फ जंबो चिप्स पैकेट, जो कि कितना है 560। और क्वेश्चन ने आपको इसका रेशो पूछा, अब ये रेशो कितना आएगा भाई, ये रेशो कितना, बहुत बढ़िया 1:1, शानदार। लकी सिंह, शिवांगी बहुत बढ़िया, क्रांति, क्रिश सुपर, 1:1। ठीक है, क्योंकि आपने जैसे इस पूरे रेशो को 35 से और इस पूरे रेशो को 40 से मल्टीप्लाई किया, टोटल सेम आ जाएगा। टोटल सेम आ जाएगा तो हम मान सकते हैं कि यही फिर पॉपकॉर्न का असली नंबर है ना, सबको 35 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलेगा। और अगेन यही चिप्स का असली नंबर है जो 40 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा। बट यहाँ पे हमारा एक मेहनत बची, हमें सबको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसने हमें रेशो किसका पूछा था, पॉपकॉर्न में जंबो का और चिप्स में जंबो का। तो बस इसको हमने जिससे मल्टीप्लाई करना था कर दिया, क्वांटिटी सेम आई, रेशो 1:1 मिला। अगर आपको सुपर पॉपकॉर्न और सुपर चिप्स का पूछा होता तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे होते। अगर आपको लार्ज पॉपकॉर्न और सुपर चिप्स का पूछा होता तो लार्ज पॉपकॉर्न को 35 से मल्टीप्लाई कर रहे होते और सुपर चिप्स को 40 से कर रहे होते, है ना, एज पर द क्वेश्चन। तो उसने सिर्फ जंबो का पूछा था। गाइस सबको समझा है कि नहीं? एक बार इसके लिए पोल लगा दो, यस और नो, क्या ये सबको समझा है? ये क्वेश्चन क्या सबको समझा है? अगर समझ गया है तो अगला क्वेश्चन। तो ये पिछला क्वेश्चन कैट 2000 किसका था? कैट 2017 स्लॉट 1 का था। कैट 17 स्लॉट 1 का था, ये कैट 19 स्लॉट 1 का है। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलो भाई, लगभग 94% बच्चों को समझा है, बस 6% स्टूडेंट को अगर नहीं समझा है तो प्लीज एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, बल्ले बल्ले हो जाएगा। कम ऑन गाइज, अमला, बीना एंड गौरी इन्वेस्ट मनी इन द रेशियो 3:4:5। तो अगेन गाइज, अमला, बीना, गौरी अगर आपको 3:4:5 में इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हैं तो मैं मान सकता हूं अमला ने किया 300 रुपया,
बिमला ने किया 400 रुपया एंड गौरी ने किया 500 रुपया। ठीक है, ये हमने मान लिया उनका इन्वेस्टमेंट। नाउ क्वेश्चन आपको बोल रहा है इन अ फिक्स डिपॉजिट हैविंग रिस्पेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट। क्वेश्चन ने डायरेक्ट इंटरेस्ट रेट जो हमारे लिए किस में होते हैं, परसेंटेज में होते हैं, 10%, 8%, उसने हमें रेशो के फॉर्म में दिया है। तो इंटरेस्ट रेट है अमला के लिए, बिमला के लिए और गौरी के लिए 6:5:4, जिसको मैं क्या मान लेता हूं 6%, 5% एंड 4%। तो गाइस खत्म, हमारे पास इन्वेस्टमेंट है उनके लिए, हमारे पास इंटरेस्ट रेट आ चुका है, तो मैं क्या उनकी इंटरेस्ट अमाउंट निकाल सकता हूं? यस, क्या मैं उनका इंटरेस्ट अमाउंट निकाल सकता हूं, अमला का, बिमला का और गौरी का? तो निकाल लो गाइस। अमला कितना इन्वेस्ट कर रही है, चेक कर लो। अमला इन्वेस्ट कर रही है 300 और उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है 6% का, तो 6% ऑफ 300 कितना हुआ 18, 6×3=18, बस 0 तो 100 से कैंसिल ही होना है, परसेंट है। अगेन बिमला इन्वेस्ट कर रही है 400 और उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, यानी ये हुआ 20, और गौरी इन्वेस्ट कर रही है 500, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, ये भी हुआ 20। गाइज ये हमें मिला इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ अमला, बिमला, गमला सॉरी गौरी, गमला नहीं गौरी, एज पर अवर अजम्पशन। तो फाइनली बट देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, व्हाट इज देयर टोटल इंटरेस्ट इनकम। तो हमारे हिसाब से टोटल इंटरेस्ट इनकम कितना है, हमारे हिसाब से टोटल इंटरेस्ट इनकम है 58, ये हमारे हिसाब से। बट क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो तो हम तब निकाल पाएंगे जब क्वेश्चन ने हमें कुछ तो एक हिंट दी होगी। तो देखो क्वेश्चन ने हमें हिंट क्या दी है, सो व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट आफ्टर ईयर इफ बीनाज इंटरेस्ट इनकम एक्सीड अमलाज बाय 250। खत्म, बीनाज इंटरेस्ट इनकम, ये रहा हमारा इंटरेस्ट इनकम, बीना का ये रहा। तो क्वेश्चन बोल रहा है बीना का इंटरेस्ट इनकम अमला से 250 ज्यादा है। गाइज एज पर माय अजम्पशन बीना का अमला से ज्यादा है, लेकिन कितने से, 2 से, है ना। तो एज पर माय अजम्पशन वो 2 से ज्यादा है, जो क्वेश्चन कितने से बोल रहा है 250। तो मेरा 2 अगर 250 है तो उसने पूछा क्या है टोटल इंटरेस्ट, तो टोटल इंटरेस्ट है 58, वो क्वेश्चन के हिसाब से कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो गाइज, आंसर आ जाएगा 250 इंटू 58, और जो ये 2x को मल्टीप्लाई करेगा इधर डिवाइड कर लेगा, सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा 7250, 7250। डन, ठीक, करेक्ट है लकी सिंह, शिवांगी बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है क्रांति। तो हलवा क्वेश्चन फ्रॉम कैट 2019 स्लॉट 1 का पूरी तरह रेशो का इन्वेस्टमेंट, आपको इन्वेस्टमेंट का रेशो दे दिया, एज्यूम कर लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशो दे दिया, एज्यूम कर लिया परसेंटेज में, क्योंकि वो हम जनरली परसेंट में लेते हैं। अप्लाई किया, हमें इंटरेस्ट वैल्यू मिली, इंटरेस्ट अमाउंट मिली। अब क्वेश्चन ने हिंट दे दी कि बीना का जो है वो अमला से 250 ज्यादा है, हमारे हिसाब से वो 2 ज्यादा है, जो क्वेश्चन 250 बोल रहा है। तो टोटल इंटरेस्ट वैल्यू पूछा है तीनों को मिलाकर, जो हमारे हिसाब से 58 है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन कैट 2019 का ही है, स्लॉट 2 का क्वेश्चन है गाइस, कैट 19 स्लॉट 2 का क्वेश्चन, कम ऑन, खत्म करो। चलो, इन एन एग्जामिनेशन रामाज स्कोर वॉज 1/12 ऑफ द सम ऑफ स्कोर ऑफ मोहन एंड अंजलि। क्वेश्चन ने क्या बोल दिया है, मोहन और अंजलि का जितना भी स्कोर का सम है, टोटल है, उसका 1/12 स्कोर रमा का है। तो रामा का स्कोर कितना है, मोहन अंजलि के टोटल के 1/12 के बराबर। नाउ आफ्टर रिव्यू, अच्छा इनका स्कोर आया बट इनको यकीन नहीं था, उनको लग रहा था कुछ तो गड़बड़ हुई है चेकिंग में, उन्होंने रीचेकिंग को सेंड किया, रिव्यू को सेंड किया, द और देखो क्या नतीजा निकला, द स्कोर ऑफ ईच ऑफ देम इंक्रीज बाय 6, तीनों का स्कोर इंक्रीज हो गया 6 मार्क से, है ना। नाउ द रिवाइज स्कोर ऑफ अंजलि, मोहन एंड रमा। तो गाइज ये क्वेश्चन ने आपको रेशो दिया है रिवाइज स्कोर का, रिवाइज स्कोर पहले अंजलि लेडीज फर्स्ट, देन मोहन, देन रामा, 11:10:3। तो गाइज मुझे बताओ, क्या मैं अंजलि का स्कोर 11x मान लू, मोहन का स्कोर 10x मान लू, रामा का स्कोर 3x मान लू, लेकिन ये स्कोर कब है, आफ्टर रिव्यू। तो बिफोर रिव्यू का स्कोर क्या आएगा, बिफोर रिव्यू का स्कोर आप क्या निकाल सकते हो, यस, क्योंकि आपको मालूम है रिव्यू में तो उनके तीनों के 6 मार्क्स बढ़ कर आए हैं, है ना। ईच ऑफ देम इंक्रीज, द स्कोर ऑफ ईच ऑफ देम इंक्रीज बाय 6 मार्क। तो ये 6 मार्क्स से बढ़ने के बाद ये स्कोर बनाए गाइस। तो मुझे बताओ
अभी अंजलि का स्कोर कितना होगा, यानी रिव्यू के पहले, रिव्यू के बाद ये था तो रिव्यू के पहले कितना, जो भी अभी आपको दिख रहा है उससे 6 कम कर दो, 11x में से 6 कम, मोहन का 10x में से 6 लेस, रमा का कितना 3x में से 6 लेस। ये है बिफोर रिव्यू। अब आप बोलोगे सर बिफोर रिव्यू का क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन ने जो हमें पहली कंडीशन दी है ना गाइस, ये जो पहली कंडीशन दी है यहां तक, वो रिव्यू के पहले वाली है, क्योंकि उसके बाद में वो रिव्यू को डाल रहे हैं आफ्टर अ रिव्यू। तो यहां से रिव्यू के बाद वाली स्टोरी शुरू शुरू हुई, लेकिन स्टार्टिंग में जो बोला है कि रमा का स्कोर 1/12 है अंजलि और मोहन के टोटल का, वो रिव्यू के पहले की बात है। फिर रिव्यू के बाद उनके 6-6 से स्कोर बढ़ा और उनका नया एवरेज ये बना, तो एवरेज से हमने उसका स्कोर मान लिया आफ्टर रिव्यू, रिवाइज स्कोर। लेकिन बिफोर रिव्यू उनका स्कोर क्या रहा होगा, 6-6 कम कर दो, और ये जो स्कोर है उसमें अब मैं बेशक बोल सकता हूं कि जो भाई रमा का स्कोर है इज 1/12 ऑफ अंजलि एंड मोहन के स्कोर का टोटल, खत्म। अब यहाँ पे हमें ये वैल्यू रख देनी है, 100% ये रखना, क्योंकि क्वेश्चन ने ये फर्स्ट कंडीशन में बार बार बोल रहा हूं हमें कब की दी है, रिव्यू के पहले वाली। तो रिव्यू के पहले रामा का स्कोर कितना था, 3x माइनस 6 इज 1/12 ऑफ अंजलि का 11x माइनस 6 प्लस मोहन का 10x माइनस 6। ठीक है भाई, बस अब क्या कर लो, 12 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 36x माइनस 72, है ना। अब हो गया, 1 से तो कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये 21x हो गया, माइनस माइनस ऐड होगा 12, साइन माइनस। गाइस देख लो, ये 21 इधर आया, 15x, ये माइनस 72 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बट 72 माइनस 12 60, तो x कितना मिला 4, खत्म। और क्वेश्चन ने पूछा क्या है, अंजलिज स्कोर एक्सीड रमाज स्कोर बाय, तो अंजलि का स्कोर अब एक समय मिल चुका है, तो 11 इंटू 4 44, रमा का स्कोर 3 इंटू 4 12, कितने से एक्सीड हो रहा है, 32 से, 32 से। आप बोल रहे हो सर आपने ये वाला ही डिफरेंस क्यों लिया, ये वाला क्यों नहीं लिया, ये वाला लेके देख लो, सेम ही आंसर आएगा ना। अगर अभी उनका 44 है तो रिव्यू के पहले कितना रहा होगा अंजलि का, 38, है ना। 6 मार्क अगर नहीं बढ़े होते तो 38 रहता था, ये 6 मार्क बढ़ने के बाद 44 है, यानी पहले 38। अगेन रमा का कितना रहेगा, अभी 12 है, तो 6 मार्क अगर नहीं बढ़े होते तो ये कितना हो जाता था, 4 रख के देख लो, 12 माइनस 6, ये हो जाएगा 6। देखो डिफरेंस फिर भी 32 ही आएगा, क्योंकि दोनों का सेम मार्क्स से स्कोर बढ़ा है ना। बिल्कुल सही है लकी सिंह, बिल्कुल सही है। क्रिश परफेक्ट है। तो ये कैट 19 स्लॉट 2 का क्वेश्चन है गाइस। आपको रिव्यू के पहले बोल दिया रमा का दोनों के स्कोर से 1/12 है, फिर रिव्यू के बाद सबका 6-6 बढ़ा, ये रेशो, तो रेशो से हमने अजम्पशन ले लिया, अजम्पशन से हमने रिव्यू के पहले वाला स्कोर निकाल लिया, और फिर रिव्यू के पहले जो कंडीशन थी रमा अंजलि और मोहन की, उसमें ये स्कोर रखा, एक्स निकला। एक्स वैल्यू यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, आपको अंजलि और रमा का डिफरेंस पूछा है जो कि 32 ही आएगा। कम ऑन गाइस, अगेन कैट 18 स्लॉट 2 का क्वेश्चन, कैट 18 स्लॉट 2, देख लो फटाफट से। कैट 18 slot 2, there are two drums each containing a mixture of paint A and B। गाइस अब ये क्वेश्चन क्या आप होमवर्क करोगे, ये क्वेश्चन क्या आप होमवर्क करोगे, बोलो हाँ। देखो अगर करना चाहो तो, नहीं तो यहाँ करना है तो यहाँ भी कर सकते हैं। अगर आप होमवर्क के लिए यस बोल रहे हो या नो बोल रहे हो, कम ऑन बोल दो। यहाँ चाहते हो कि होमवर्क में चाहते हो, बोल दो। यहाँ चाहते होंगे तो यहाँ कर लेते हैं। मस्त क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई जरूर कर सकते हो होमवर्क में, नहीं आने पे अगेन दिस इज नॉट प्योर होमवर्क। याद है ना लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको परसेंटेज का होमवर्क दिया था, जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो इस होमवर्क को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। ऐसे भी एक एप्लीकेशन ऑफ रेशियो की क्लास है अगली वाली, तो इसको हम वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। तो यस देख लेते हैं। अरे बाप रे, 77% लोगों ने तो बोला है सर कर लेंगे, लेकिन 23% लोग फिर भी बोल रहे हैं सर यही कर लो। क्या करें, क्या करें बोलो।
देखो यार, देयर आर टू ड्रम्स, सिंपल है, ईच कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। चलो, जिन लोगों ने 23% लोगों ने बोला नहीं सर कर लो, उनको एटलीस्ट मैं हिंट दे देता हूँ, है ना। ईच कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ पेंट ए एंड बी इन ड्रम वन, तो फर्स्ट वन में देखो ड्रम में ए एंड बी का रेशियो क्या दिया क्वेश्चन ने आपको, A/B इज 18:7। ठीक है, द मिक्सचर फ्रॉम ड्रम वन एंड ड्रम टू, देखो दूसरे ड्रम में ए और बी कितना है हमें नहीं पता, ए और बी का रेशियो, दो ड्रम है 1 और 2, तो फर्स्ट में भी ए एंड बी है, सेकंड में भी ए एंड बी है। फर्स्ट में ए और बी का रेशियो 18:7 है, सेकंड में ए और बी का रेशियो नहीं दिया है, इनफैक्ट आखिरी में क्वेश्चन वही पूछ रहा है। चलो, द मिक्सचर फ्रॉम ड्रम वन एंड ड्रम टू आर मिक्सड इन द रेशियो 3:4, इन दोनों मिक्सचर को हमने 3:4 में मिक्स किया। मतलब अगर इसका 3 लीटर लिया होगा तो इसका 4 लीटर लिया, इसके 300 लीटर लिए होंगे तो इसके 400 लीटर लिया है। ठीक है गाइस, तो पता है मैं अगेन, ये क्वांटिटी मुझे 3 के मल्टीपल में लेनी है और ये क्वांटिटी मुझे 4 के मल्टीपल में लेनी है। तो अगेन गाइस, मैं 3 के मल्टीपल में ऐसे लूंगा जो इस रेशो का टोटल डिवाइड करे। तो 3 का मल्टीपल अगर मुझे लेना है और साथ ही में मुझे इस रेशो का टोटल जो है 25 वो डिवाइड भी करना चाहिए, ऐसी वैल्यू लेना है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट देखो कितना होता है 75। मैं 75 ले लेता हूँ। आप बोलोगे सर मुझे 300 और 400 लेना है, क्योंकि 25 तो 300 को भी डिवाइड करता है, 300 और 400 लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा गाइस। तो अगर मैं इसकी क्वांटिटी 300 लीटर मान लूँ तो इसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 400 लीटर, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें इन दोनों को किस रेशो में मिक्स करने बोला है 3:4। तो अगर मैं 300 लूँ तो ये 400 हो जाएगा। हाँ, मैंने बोला जिसको 75 लेना है वो 75 ले ले, फिर यहाँ पे क्या लेना होगा 100, क्योंकि आपको 3:4 का रेशो मेंटेन करना है। तो आप 75 और 100 भी ले सकते हो। सर्टन सिंप्लीफिकेशन, सर्टन कैलकुलेशन के बाद आंसर दोनों में डिक्टो सेम आएगा, गारंटी है। या आप सीधा 300 और 400 लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो गाइज यहां तो मुझे पता है टोटल क्वांटिटी 300 है, ए और बी का रेशियो भी पता है, तो मैं एक्चुअल ए और एक्चुअल बी निकाल सकता हूं। 18/25 इंटू 300, जो इसको डिवाइड कर लेगा 12, और ये आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 216। अगेन बी 7/25 इंटू 300, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 7 84। तो यार फर्स्ट में तो मुझे पता है ए कितना मिल रहा है 216, सेकंड में बी कितना मिल रहा है, से फर्स्ट में बी कितना मिल रहा है 84, फर्स्ट में ए कितना है गाइस 400 लीटर टोटल है, लेकिन इसमें ए कितना है, मैं स्मॉल ए मान लेता हूँ टोटल लीटर, है ना। ए मैं मान लेता हूँ स्मॉल ए और बी मैं मान लेता हूँ स्मॉल बी, और दोनों को मिलाकर कितना है, डेफिनेटली 400, दोनों को मिलाकर है 400। तो गाइज फर्स्ट से ए मिला 216 और उसमें सेकंड से भी ए आया ना, ए देखो हमारे पास दोनों जगह से आ रहा है, ए यहां से भी आ रहा है यहां से भी आ रहा है, दोनों को मिक्स किया, तो फर्स्ट से कितना आया 216, सेकंड से कितना आया ए, अगेन बी भी हमारे पास दोनों से आ रहा है, फर्स्ट से कितना आया 84, सेकंड से कितना आया बी, और क्वेश्चन ने बोला जब हमने इसको 3:4 के रेशो में मिक्स किया तो हमें जो फाइनल ए और बी मिला है वो किस रेशो में मिला है 13:7। फिनिश गाइज, आप इसको सॉल्व करो, आपको ए और बी का एक रिलेशन मिलेगा, है ना, ए और बी का एक इक्वेशन मिलेगा, और उस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करना, क्योंकि आपको ये भी तो पता है ना, एक इक्वेशन तो आपके पास ये भी है कि ए और बी की टोटल क्वांटिटी कितनी है 400। इस 400 लीटर में कुछ तो ए है जो मैंने स्मॉल ए लिया है और कुछ तो बी है जो मैंने स्मॉल बी लिया है, तो दोनों मिलाकर 400 है। एक कंडीशन, एक इक्वेशन आपको यहां से मिलेगा, दूसरा इक्वेशन आपको यहां से मिलेगा, जब दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। भाई चमक रहा है कि नहीं, चमक रहा है, बिल्कुल बिल्कुल लकी सिंह। तो आप इससे भी कर सकते हो, इस वाले टेक्निक से भी, है ना। तो आप सिंपल यहाँ पे चाहे तो आप बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए कर लो, 400 माइनस ए, और वो यहाँ रख देना, जो भी इक्वेशन बनेगा रख दो अभी से, है ना, 216 प्लस ए, एंड यहाँ पे अगर मैं बी की वैल्यू रख दूँ 400 माइनस ए, तो ये 400 प्लस 84, 484 माइनस ए, और अब तो आपके लिए ईजी नहीं यार, अब आप अगर इसको सॉल्व करो तो सीधा ए मिल जाएगा, 7 इसको मल्टीप्लाई कर लेगा, सर यार आप बात बात में पूरा ही सॉल्व कर दिए, वही होता है यार, एक तो पूरा होमवर्क लो, नहीं तो फिर पूरा सॉल्व हो ही जाता है ना। तो ये 109 -13 है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे गाइज, -13 है इधर आया, 20 हो गया, और ये 1512 उधर चला गया, तो देखो ये 0, ये 8, ये 7, ये 4, ठीक है। अगेन ये 0 0 कटा, तो ए कितना मिला 2 से डिवाइड होने के बाद, सो यार 2 से डिवाइड हो गया 2 3 9, सो ए मिल गया 239। सो देखो यार आपको यही तो पूछा था ना कि व्हाट इज इन ड्रम 2, ये रहा हमारा ड्रम 2,
ड्रम 2 में ए और बी का क्या रेशो है? सो ड्रम 2 में ए और बी का रेशो पूछा था, तो ए तो हमने माना था स्मॉल ए जो आ गया 239, और बी अब निकाल लो आप। बी कैसे निकाल लोगे? 400 माइनस 239, पूरा सॉल्व ही हो गया है ना, जो कितना आएगा, जो आ जाएगा 161। 161 आया ये, तो इनका रेशियो भी क्या बना, 239:161। भाई चमका क्या, पूरा ही सॉल्व हो गया। और अगर ये पूरा सॉल्व हो गया तो अगला मैं होमवर्क दे रहा हूँ, और अगला होमवर्क आप नहीं बोलोगे ही नहीं, क्योंकि अगला इससे बहुत आसान है। जो हमने रेशो के एकदम पहले बेसिक वाले लेक्चर में किए हैं ना, फाउंडेशन वाले लेक्चर में किए यूट्यूब पे, वैसा क्वेश्चन है अगला वाला, और कैट PYQ है। सिर्फ इतना कि वो हमने A:B दिया है, B:C दिया है, तो A:B:C निकालना सीखा है। इस बार भी वैसा ही है, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा है, सिर्फ 3 नहीं 5 है। ठीक है, सो सिंपल है। इसमें फर्स्ट और दो कंटेनर, फर्स्ट में ए और बी का क्या रेशो में पता था, सेकंड का नहीं मालूम था, यही निकालना था। ड्रम 2 में ए और बी का रेशो निकालना था, लेकिन इन दोनों को मिक्स हम कर रहे हैं इस रेशो में। अब मुझे पता है इस रेशो का टोटल 25 है, तो मैं, और यहाँ मुझे जिस मल्टीपल में लूंगा वो 3 का मल्टीपल भी चाहिए। साथ में मुझे अगर ये ए और बी एक्चुअल निकालना है, तो ये टोटल 25 का भी मल्टीपल चाहिए, तो मैंने 300 ले लिया। जो 25 से भी डिवाइड होता है, 3 का भी मल्टीपल है। तो अगर मैं ये 3 के इक्विवेलेंट 300 ले रहा हूँ, तो ये 4 के इक्विवेलेंट 400 लेना होगा। अब उसमें मैंने ये रेशो अप्लाई किया, तो मुझे ए और बी मिला। सेकंड में मैंने स्मॉल ए स्मॉल बी मान लिया, और दोनों का टोटल बिल्कुल 400 आना चाहिए, है ना, एज पर अजम्पशन, जिसमें मैंने बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए ले ली। तो गाइज दोनों से मुझे ए मिल रहा है, ये फर्स्ट से इतना ए, सेकंड से इतना है, दोनों से बी भी मिल रहा है, ये फर्स्ट से इतना, सेकंड से इतना, और क्वेश्चन बोल रहा है दोनों को मिक्स करने के बाद ये मिला रेशो। और उसमें ही मैंने अब बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए जो थी वो रख दी, सॉल्व किया, आंसर मिला ए का, वही वैल्यू वहां रखी, बी का आंसर मिला, यही आंसर हमारा था। तो दिस इज योर होमवर्क गाइज। ये कैट 17 स्लॉट 1 का क्वेश्चन है। याद है हमने फाउंडेशन में ऐसे क्वेश्चन किए थे, A:B दिया है, B:C दिया है, A:B:C पूछा है। तो यार ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। सिर्फ यहाँ पे आपको C1 C2 C3 का रेशो दिया है, 9:10:8। देन C2 C4 एंड C5 का रेशो दिया है, 18:19:20। तो पहले तो इन सबको सेम कर लो। सेम करने का तरीका आपको मालूम है, जो भी कॉमन मल्टीपल होता है वो जहां पर भी ऊपर नीचे गैप दिख रही है वहां पे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि यहाँ पे 9:10:8 है, और ये C2 बराबर C2 के नीचे C2 आने दो, C4 के नीचे C4, और C5 के नीचे C5, है ना। अब आपको जहां जहां जगह दिख रही है वहां पे जो कॉमन है, अब कॉमन कौन है, इस पूरे रेशो में कॉमन सिर्फ C2 है, तो पूरे रेशो में आपको ऊपर C2 की एज इट इज वैल्यू कॉपी करनी है, और नीचे भी C2 की, नीचे C2 क्या है 18:18 कॉपी करना है जहां जहां जगह है, और बस इनका मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई प्रोडक्ट आपको ले लेना है गाइस। तो ये हुआ 200, ये हुआ 190, ये हुआ 18:8 = 144, ये हुआ 180, और 18:9 = 162। तो ये मिल गया इनका कॉमन रेशो। तो क्वेश्चन है आपको क्या बोला है, इफ C5 हैज मेड अ प्रॉफिट 19 करोड़ मोर देन C1, तो C5 का C1 से प्रॉफिट 19 करोड़ ज्यादा है। हमारे हिसाब से कितना ज्यादा है, यहाँ 200 है, यहाँ 162 है, कितना ज्यादा है 38। तो मेरे हिसाब से जो 38 है वो क्वेश्चन के हिसाब से 19 करोड़ है। तो क्वेश्चन ने पूछा क्या, फाइंड देयर टोटल प्रॉफिट ऑफ 5 कंपनीज टुगेदर। तो ले लो भाई पांचों का टोटल जो भी आएगा इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच, खत्म कर लेना। इसका आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया क्रिश, C2 के रेशो में सबको ला दो, बिल्कुल बढ़िया है क्रिश, सही कहे हैं। और वो उसका हमने सिंपल ट्रिक सीखा है ना, कि यहाँ C2 10 है तो जिधर जिधर जगह थी वहां 10 10 ले लो, और नीचे अगर C2 18 है तो जिधर जिधर जगह थी वहां 18 18 ले लो, और मल्टीप्लाई करो, ये मिला रेशो। तो हमारे हिसाब से C5 C1 से कितना ज्यादा है 38, बट क्वेश्चन के हिसाब से 19 करोड़। तो सब कंपनी का मिला के जो भी टोटल है इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच, है ना। ये टोटल आई गेस कितना आ रहा है, 876। तो 876 इज हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद आपको मिलेगा आंसर ए। बहुत बढ़िया। तो गाइज ये था आपका होमवर्क क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन आज के शाम का आखिरी जाम। यस लकी, तो देख लो।
P इज X%। यार ऐसे क्वेश्चन को करने का मैंने आपको तरीका बताया था। अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से करो, P इज X% मोर देन Q, तो आप इसको क्या बोलोगे, P इज X% मोर, यानी 1 प्लस एक्स बाय 100 टाइम्स ऑफ Q, है ना। मोर बोला है तो 1 प्लस एक्स बाय 100 टाइम ऑफ Q। अगेन Q इज X माइनस 10% लेस देन R, लेस बोला है मतलब अगेन 1 माइनस, अगर मोर है तो हमेशा प्लस आएगा और लेस है तो हमेशा माइनस आएगा। कितना परसेंट, X माइनस 10% इसलिए अपॉन 100 टाइम्स ऑफ R। और साथ में क्वेश्चन ने ये दी है सबसे बड़ी हिंट की याद रहे कि P इज ऑलवेज ग्रेटर देन R। इतना तो हमें पता ही है कि P डेफिनेटली Q से बड़ा है क्योंकि P इज मोर बाय Q बोला है क्वेश्चन ने। Q भी अगेन R से छोटा है, Q इज लेस बाय R बोला है, यानी Q तो दोनों से छोटा है, P से भी R से भी, लेकिन P और R में कौन बड़ा, वो क्वेश्चन ने बोल दिया, P इज ऑलवेज ग्रेटर देन R। ये है सबसे बड़ी कंडीशन। तो पहले तो आप क्या करो, इस इक्वेशन को पूरा Q के फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये तो ऑलरेडी Q के फॉर्म में है। अगर मुझे R को भी Q के फॉर्म में करना है तो ये ब्रैकेट इधर लाना होगा। उससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे क्रॉस सब्ट्रैक्शन कर लेता हूँ, 100 माइनस। अब देखो माइनस साइन इस पूरे इक्वेशन को है ना, 100 इंटू 100 एंड 1 इंटू ये माइनस साइन इसको पूरा मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस 10 अपॉन 100R। और अब अगर मुझे R को निकालना है इन टर्म्स ऑफ Q, तो गाइस क्या हो जाएगा, ये वाला जो फ्रैक्शन है उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब R क्या बन जाएगा, Q इंटू 100 आ जाएगा न्यूमरेटर में, और 100 प्लस 10 110 माइनस एक्स आ जाएगा न्यूमरेटर में। तो गाइज आपको P की भी वैल्यू मिल गई है इन टर्म्स ऑफ R। अगेन यहाँ पर भी मैं चाहे तो क्रॉस एडिशन कर सकता हूँ, 100 प्लस एक्स अपॉन 100, ये मिला हमें टाइम्स Q, ये हमें क्या मिला P, और R क्या मिला है, ये मिला है Q इंटू 100 अपॉन 110 माइनस एक्स। तो Q Q कटा गाइज, है ना, और यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन, सॉरी इक्वल टू भी नहीं है, ग्रेटर देन, Q Q कटा। तो आपको देखो, अब देखो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना होगा। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना होगा। मैं आपको एक ट्रेडिशनल तरीका बता रहा हूं, इससे नहीं करना है हमें, इससे नहीं करना है, ऑप्शन से जाना है। यस लकी सिंह बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपने क्यू क्यू कट किया और देख रहे हो फिर 100 प्लस एक्स अपॉन 100 इज ग्रेटर देन 100 अपॉन 110 माइनस एक्स, और फिर यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक बनाओगे और ये सब चीजें करोगे, है ना, क्वाड्रेटिक बनाओगे और फिर आप इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक बनने के बाद उसको इनइक्वालिटी से सॉल्व करोगे। इतना हेवी जा रहा है ये क्वेश्चन अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से जाओ तो। पहले तो P इन टर्म्स ऑफ Q दिया है, Q इन टर्म्स ऑफ R दिया, हमने R को इन टर्म्स ऑफ Q किया, फिर हमें ये रिलेशन बोला था P और R में, उसमें हमने वैल्यू रखी P और R की, Q Q कटा, फिर भी ये इक्वेशन जो मिल रहा है वो इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ रही है। बहुत हेवी हो रहा है ऐसे क्वेश्चन को, इसलिए मैंने कहा ट्रेडिशनल अप्रोच से अगर जाने का मन कर रहा है तो उठाओ ही मत इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली जो हमने हलवा हलवा क्वेश्चन देखे हैं, जो ऑफ कोर्स होते हैं कैट में 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते ही है, वो आप खो दोगे, ऐसे आप 2-3 क्वेश्चन खो दोगे। इसलिए फिर ऐसे क्वेश्चन को करने का बेस्ट अप्रोच क्या होता है गाइस, ऑप्शन। वो आपको बोल रहा है P इज X% मोर देन Q, Q इज R% मोर समथिंग परसेंट लेस देन R। दोनों में कॉमन कौन है, यहां पर भी Q है, यहां पर भी Q है। मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट्स एज्यूम Q इज 100, अगेन परसेंटेज में तो हम 100 लेकर चलेंगे। तो P तो कितना हो गया, जितना भी Q है उससे X% ज्यादा, और R कितना हो गया, अगेन Q इज X माइनस 10% लेस देन R, उस रिलेशन से हम R भी निकाल सकते हैं। और बस हम चेक करेंगे फिर कौन से ऑप्शन में P हमेशा ग्रेटर देन R आ रहा है। एक जगह उसने 10 to 28 बोला है, एक जगह 10 to 25 बोला है। गाइज अगर मैं ये कंडीशन, जो भी क्वेश्चन ने हमें 2 कंडीशन दी है, एक तो ये वाली कंडीशन, दूसरी ये वाली कंडीशन, और मेन ये वाली कंडीशन, अगर मैं सारी चीजें 30% से प्रूव कर दूं, 30% से प्रूव कर दूं, तो ये दो तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये तो बस 10 to 28 बोल रहे हैं, 10 to 25 बोल रहे हैं, 30 का तो यहाँ मेंशन ही नहीं हो रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो चलो गाइज मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, लेट्स एज्यूम पहली x इज 30%। अगर मैं x 30% बोलूं तो अगर q मेरा 100 है, q तो 100 ले लिया मैंने, तो p अब देखो जहां जहां x है वहां 30 पढ़ो, p इज 30% मोर देन q, मतलब p कितना हो जाएगा 130, खत्म। और q इज 30 माइनस 10, 30 माइनस 10 कितना होता है 20% लेस देन r, तो 20% लेस देन r मतलब मैं 0.8 टाइम्स ऑफ r बोल सकता हूँ, है ना। 20% लेस, लेस मतलब कम करो ना 100 को 20 से, यानी 80% ऑफ r यानी 0.8 r। सो गाइज ये 100 है,
इस 0.8 0.8 अगर इधर डिवाइड हुआ तो कितना आ जाएगा 125। तो गाइज मेरा P आया है 130 और मेरा R आया है 125। क्या यहाँ पे P इज ग्रेटर देन R वाली बात सेटिस्फाई हो रही है? यस हो रही है। इसका मतलब गाइज x इज इक्वल टू 30% भी वैल्यू भी इस रेशो को सेटिस्फाई, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो ये आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये 30 तक तो जा ही नहीं रहा है। ये आंसर भी हो नहीं सकता क्योंकि 30 तक जा ही नहीं रहा है और 30 मेरा बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए अब 30 वाला कौन सा ऑप्शन बचे? ये दो। अगेन अब इन दोनों में भी एलिमिनेट अगर हमें करना है तो ऐसा परसेंट लो जो एक में है एक में नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी। पहले 30 लेके आपने इन दोनों को कैंसिल किया। अब इन दोनों में से ऐसा रेशो लो जो दोनों में नहीं है। हालांकि मैं डायरेक्ट अब इस रेशो से भी जा सकता था। गाइज अब एग्जाम में आपको वो नहीं पता होता है ना कि 30 से बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर 30 से बनता तो हमने इन दोनों को कैंसिल करना था, अगर 30 से नहीं बनता तो हमने इन दोनों को कैंसिल करना था। तो यहां 30 से बन गया इसलिए ये दोनों कैंसिल। अब इन दोनों में भी टाई ब्रेक करना है तो मैं क्या लूंगा? x 40%। तो गाइज अगर मैं अब अगली कंडीशन में x 40% लूंगा और अगर इसने सेटिस्फाई कर दिया तो ये रहा आंसर, क्योंकि 40% को सिर्फ ये ला रहा है, ये नहीं ला रहा है। और अगर उसने सेटिस्फाई नहीं किया तो ये रहा आंसर। चेक कर लो। सो अगेन Q मेरा कितना है? 100। अब जहां जहां एक से वहां आप 40 बोलो, P इज 40% मोर 140। और R क्या हो जाएगा? अगेन Q इज 40 माइनस 10 30% लेस, 30% लेस यानी 0.7 टाइम्स 70% टाइम्स ऑफ R। तो R हो गया गाइज 100 है ना। Q कितना है? 100 अपॉन 0.7। एंड गाइज ये कितना आ रहा है? 141 पॉइंट समथिंग 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 है ना, 142 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो गाइज यहाँ पे मेरा P है 140, R 142 आ रहा है। तो यार P तो लेस देन R आ रहा है, बट क्वेश्चन ने P इज ग्रेटर देन R बोला है। इसका मतलब P इज इक्वल टू 40% सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो ये कैंसिल। आंसर क्या बना? C। क्रिश डी नहीं, C इज द राइट आंसर। बोलो चमका क्या? तो अगर ऐसे क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली ऑप्शन दिया ही जाएगा। आप सोचो ही मत कि सर ये टीटा में आया तो, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद बोला है कि फॉलोइंग रेंज में से कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑफकोर्स ये क्वेश्चन टीटा में तो आएगा ही नहीं, रेंज वाइज आपको निकालना है तो ये आएगा ऑप्शन के साथ। और अगर ऑप्शन के साथ आ रहा है तो फिर ऐसे क्वेश्चन को अगर ऑप्शन से जाना है तो ही खेलना। अगर ट्रेडिशनल मेथड से जाने की सोच रहे हो तो छोड़ देना। चमका, आपने सबसे पहले ये कंडीशन आपको पता थी, Q कुछ भी हो हमने 100 लेना है, फिर P उससे x% टाइम्स है, Q x माइनस 10% लेस देन R है। तो पहले आप ऐसा परसेंट लो जिसमें से दो ऑप्शन तो उड़ा ही दो। मैंने लिया x 30%। अगर x 30 सेटिस्फाई होता है तो ये दो कट जाएंगे, और अगर x 30% सेटिस्फाई नहीं होता है तो ये कट जाएंगे, क्योंकि x 30 ये भी बोल रहा है ये भी बोल रहा है। लेकिन अगर यही फेल हो जाता तो ये दोनों कैंसिल हो जाते। फिर मैं क्या चेक कर रहा होता? इन दोनों के बीच में जो नहीं है एक में और एक में है, मान लो 26% 27% है ना, जो यहाँ पर है और यहाँ पे नहीं है, वो कर रहा होता। लेकिन गाइज जैसे हमने पी एक्स इज इक्वल टू 30 लिया तो 30 ने सेटिस्फाई किया। जैसे सेटिस्फाई किया ये दोनों कटे, फिर इन दोनों में टाई हुआ क्यों 30 यहाँ पर भी यहाँ पर भी। फिर ऐसा परसेंट देखो जो एक में एक में नहीं, तो मैंने एक्स ले लिया 40। उस लॉजिक से इसने सेटिस्फाई नहीं किया, इस लॉजिक से ये गया जो 40 को कंसिडर कर रहा था। सी बना आंसर। तो यार एक बार चमका लगा दो सबने। यही थी गाइज आज की कहानी। तो ये होमवर्क क्वेश्चन